हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। 100 क्वेश्चन तक हो गए थे। आज हम 100 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो पहले हम सारा सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, 2 बार नहीं 3 बार कर चुके हैं। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, मान लीजिए 3 बार कर लिए। अब जब ये वाला कर रहे हो तो क्या एक बार जज करो अपने आप से कि सर अब तो 4 बार हो गया, मेरा 150 में से 150 सही होना चाहिए। ठीक है, मगर वो चेक करो कि एक्चुअली तुम्हारा 150 में 150 सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम 3 से 4 बार वो क्वेश्चन देख चुके हो। ठीक है, गारंटी कह रहा हूँ नहीं हुआ किसी का। ठीक है, 120 125 ही रह जाएगा। सही है, तो उसके लिए फिर से सेशन देखना और सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार हो गए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, हो सकता है कि हमारा उसी आंसर को दूसरे तरीके से बताएं और 2-3 चीज़ जो एक्स्ट्रा बचा रहे हैं वो अभी तक तुमको ना पता हो। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते रहना। सही है, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि विच हेल्प टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन बिफोर दे बम्बार्ड ऑन द फ्यूल रॉड इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, इनमें से निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं जिससे हम न्यूट्रॉन के जो गति है उसको क्या कर देते हैं, हम स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, मंद कर देते हैं। ठीक है, तो मॉडरेटर का मतलब ही होता है मंदक। ठीक है, तो हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं जो कि क्या होता है हमारा D2O हो सकता है। ठीक है, जिसको भारी जल कहते हैं। सही है, या फिर ये सब हो सकते हैं जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, मॉडरेटर के रूप में करते हैं, या फिर सोडियम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मॉडरेटर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कंट्रोलिंग रॉड जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग रॉड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग करते हैं जो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी वाला चेन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, मॉडरेटर, जिसमें D2O या फिर सोडियम का प्रयोग, D2O या फिर ग्रेफाइट का, सोडियम बोल रहे हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना, D2O यानी भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। चलो अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द ओवरलोड रिले सेटिंग फॉर स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, याद रखना, ओवरलोड जो रिले होता है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का वो कब ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि ओवरलोड जो रिले होता है वो ओवर करंट के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब अधिक करंट ना फ्लो हो जाए और मोटर ना जल जाए, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवरलोड रिले का प्रयोग करते हैं। और ये कितना होता है, अगर 58% किसका फुल लोड का हो जाता है, यानी 100 एम्पियर की धारा बह रही है और 58 एम्पियर से अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो फिर ये ओवरलोड क्या हो जाती है, हमारी सेटिंग की जाती है उसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी, कनेक्शन मेरा टूट जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। यानी एक तरीके से कहें तो मोटर हमारा सेफ बच जाएगा। ठीक है, तो ओवरलोड पूछता है किसके लिए करते हैं, तो फुल लोड करंट के लिए। ठीक है, और एक बार कभी कभी थर्मल रिले पूछता है कि थर्मल रिले का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वो सर वो ओवरलोड से बचाने के लिए हम थर्मल रिले का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। हाँ, कि देखो पावर इन 3 फेज स्टार हो चाहे डेल्टा हो कोई दिक्कत नहीं है। पावर कितना होता है, तो पहले भी एक बार सेशन हुआ तो उसमें बताए थे कि पावर P बराबर √3 VL IL cos फाई होता है। ठीक है, ट्रू पावर की बात बोल रहे हैं, इसमें बस पावर लिखा है मगर ये ट्रू पावर की बात है। अगर रिएक्टिव पावर की बोलता तो यहाँ पे साइन फाई लग जाता। ठीक है, तो याद रखना, √3 VL IL cos फाई स्टार हो चाहे डेल्टा सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। और एक होता है P बराबर 3 VP IP cos फाई। अगर यहाँ साइन फाई लगा दोगे तो कौन सा हो जाएगा, हमारा रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो जब फेज वोल्टेज होता है तो 3 लगाते हैं और जब लाइन वोल्टेज होता है तो √3 लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 √3 VL IL cos फाई। ठीक है, याद रखना, अगर VP ये सब होता है, अगर यहाँ पे VP लग जाता है, यहाँ पे VP और यहाँ पे IP लग जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही रहता, कोई काटने वाला नहीं होता। सही है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और याद रखना स्टार हो चाहे डेल्टा सभी में दोनों में सेम फॉर्मूला लिखते हैं। एन एरिया ऑफ अ सेमीकंडक्टर इन विच देयर एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यानी वह सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्या कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सर जी इंट्रिंसिक तो शुद्ध होता है मगर एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक अशुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम 3 संयोजी या 5 संयोजी तत्वों को मिलाकर उसकी डोपिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, और डोपिंग का लेवल कितना होता है,
10 के घाते 8 संबंधे 1, ठीक है। यानी इतना शुद्ध है तो उसमें एक क्या हो जाएगा, अशुद्ध मिलाते हैं। इसका याद रखना, ये रेशियो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं सर, 5 संयोजी होते हैं जिसको पेंटावलेंट बोलते हैं। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होते हैं, हमारे पेंटावलेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो किस में दिखता होती है सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में होती है। ये याद रखना, 10 के घाते 8 संबंधे 1, तो ये ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच पैरामीटर ऑफ मैग्नेटिज्म इज मेजर्ड इन यूनिट टेस्ला। पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा पैरामीटर है या फिर राशि है जो टेस्ला में मापी जाती है। तो टेस्ला में तो हमारा केवल एक ही होता है, बी बोलते हैं, जो कि फार्मूला क्या होता है 5/A, यानी इसको क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, इसको टेस्ला भी बोलते हैं, इसी को गॉस भी बोलते हैं सीजीएस यूनिट में। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, सही है। चलो नेक्स्ट देखो, क्या बोला है कि एक पावर ट्रांसफार्मर है। हाँ सर, एक पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी लगभग कितनी होती है, 98% तक होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देता है तो लगभग 50%, ठीक है, इसको याद रखना। तो पावर बोला है, इसमें जो आयरन लॉस है वो कॉपर लॉस दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी ये क्या बोला है, जो इसके आयरन लॉस है और कॉपर लॉस वो क्या हो गए, तब बराबर हो गए। यानी पी बराबर पी के हो गए। हमको पता है कि जब कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस यानी नियत मान की हानि परिवर्ती मान की हानि के बराबर होता है तो उस समय मैक्सिमम यानी दक्षता कितनी होती है, अधिकतम हो जाती है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ईजी सवाल है, फ्री का नंबर दे रहा है। चलो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य है जो सही है, किसके लिए, अर्थिंग इक्विपमेंट के लिए, कौन सा सही है ये पूछा है। अर्थिंग किसको प्रोटेक्ट करता है, लाइटनिंग डिस्चार्ज को, प्रोटेक्शन की बात हो रही है। लाइटनिंग डिस्चार्ज को प्रोटेक्शन करता है, नहीं सर जी, लाइटनिंग प्रोटेक्शन को डिस्चार्ज मतलब वो भले ही ग्राउंड कर देता है मगर प्रोटेक्शन थोड़ी करता है। और प्रोटेक्टिंग द पर्सनल फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करेंट, ठीक है, द अर्थिंग प्रोटेक्ट द पर्सनल फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करेंट, ठीक है। अर्थिंग कभी भी शॉर्ट सर्किट से वो नहीं करता है, लीकेज करंट बहाता है, ठीक है। जब इंसुलेशन फेलियर हो जाता है तो उससे बचाता है, नहीं सर जी, ये तो शॉर्ट सर्किट के लिए रीली लगी होती है। अगला देखो, द अर्थिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट राइज इन वायर, ठीक है, जो लीकेज करंट के कारण जो हीट बनती है, ठीक है, और लीकेज करंट क्या कह दिया, वो ग्राउंड में कर दिया तो वो जो हीट बन रही थी वो हीट नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, सही है ना, याद रखना। ये प्रोटेक्शन की बात बोला है ना, इसलिए सफाई नहीं, तो प्रोटेक्शन का काम अर्थिंग का नहीं होता है, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम स्विच गियर का होता है, आपका सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, फ्यूज का हो गया। अर्थिंग कभी भी स्विच गियर प्रोटेक्शन में नहीं आता है। अर्थिंग आपका आता है कि जो लीकेज करंट है उसको ज़मीन में भेज देगा, ठीक है, यही कहानी। हाँ, ELCB की बात करो, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को, उसका काम है प्रोटेक्शन का, ठीक है, या RCB रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर, तो उन सब का काम है, ठीक है, RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, तो उन सब का काम है, इसका नहीं है। चलो अगला देखो, हिस्टैरिसीस मोटर की हानि क्या है, ये देखना। लो एफिशिएंसी, सही बात है। हाई स्पीड, नहीं सर जी, हाई स्पीड तो नहीं होती है। हाई टॉर्क तो अक्सर भूल ही जाइए। हैवी ड्यूटी, नहीं सर जी, सिंगल फेज है तो हैवी ड्यूटी में पूरी प्रयोग करेंगे। हाई टॉर्क फिर यहाँ पे दे दिया तो गड़बड़ कर दिया, हाई टॉर्क दे दिया तो यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया। अब ये देखो ऑप्शन नंबर ए, लो एफिशिएंसी, सही बात है। पावर फैक्टर लो होता है, सही बात है। लो टॉर्क होता है, सही बात है। स्मॉल साइज की होती है, सही बात है, ठीक है, याद रखना। इसलिए हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग अधिकतर कहाँ करते हैं, टेप रिकॉर्डर में, क्योंकि यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होता इस मोटर में, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन सपोर्ट इज यूज्ड फॉर सेक्शन वॉर द लाइन इज रनिंग स्ट्रेट एंड सम अलाउड डेविएशन यूजुअली नॉट टू एक्सेड 45 डिग्री। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जब ओवरहेड लाइन हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं तो जहाँ से सपोर्ट देते हैं वहाँ से आगे बढ़ता है, स्ट्रेट आगे बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, उसमें डेविएशन आने लगता है, ठीक है, डेविएशन मतलब विचलन आने लगता है। तो वो जो विचलन है वो 45 डिग्री से अधिक न हो, ठीक है, उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए सर प्रयोग करते हैं एंगल सपोर्ट, ठीक है, एंगल सपोर्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी सिंपल भाषा में जो सैग होता है सपोर्ट के पास से स्टार्ट हो जाता है, तो सैग ज़्यादा ना झूले, यानी 45 डिग्री से ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंगल सपोर्ट का प्रयोग
करते हैं। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अकॉर्डिंग टू वोल्टेज ग्रेडिंग, वोल्टेज रेंज बिटवीन 251 से 650 वोल्ट किस में लिया जाता है। ठीक है, 250 वोल्ट तक तो लो होता है, फिर 250 से 650 तक लगभग कितना हो जाता है, मीडियम हो जाता है, और फिर जब 1 kV के ऊपर जाने लगते हैं तो हमारा किस में चला जाता है, हाई में चला जाता है। ठीक है, तो मैं किस में आ जाएगा, मीडियम वोल्टेज में चला आएगा। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी ऑफलाइन बैच में कराए हुए हैं जो चल रहा है। ठीक है, क्या है कि विच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज़ करेक्ट, ए बी सीरीज में और सी पैरेलल में, ए बी सी तीनों सीरीज में है, ए पैरेलल में और बी सी सीरीज में है। तो देखते हैं, देखो अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, ये पॉइंट को बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो ये पॉइंट, देखो एक पॉइंट यहाँ पर है और वही ए पॉइंट यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट हुआ ना, तो ए पॉइंट के बीच में कितने, 1 2 3 है। फिर बी पॉइंट ये, तो बी पॉइंट ये भी होगा, क्योंकि दोनों ये देखो यहाँ पे शॉर्ट है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या देख सकते हो, ए बी सी तीनों 2 टर्मिनल के बीच में ही जुड़े हैं। तो 2 टर्मिनल के बीच में अगर कई सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो वो क्या होता है, हमारे समानांतर में होते हैं, यानी ए बी सी हमारा किस में हो जाएगा, समानांतर में हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अपेक्षित गुरुत्व इलेक्ट्रोलाइट का किससे मापा जाता है, यानी एक तरीके से पूछें जो अपेक्षित घनत्व है वो किससे मापा जाता है। ठीक है, सही है। अपेक्षित जो आर्द्रता है किससे मापते हैं हम लोग, घनत्व जो होता है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, वो हाइड्रोमीटर से। ठीक है, याद रखना किससे, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से जो नमी उमी होती है एटमॉस्फेयर में उसको मापा जाता है। सही है, तो इसको याद रखना। ठीक है, चलो इसको याद रखना, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। सही, यानी नमी जो रहती है उसमें उसका प्रयोग करते हैं, कितना नमी है इलेक्ट्रोलाइट में नहीं है इसके लिए इसका मापन करते हैं। चलो नेगेटिव फ्लक्स की इकाई वेबर बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 वेबर बराबर क्या, तो 10⁸ मैक्सवेल। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसको याद रखना, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है वेबर। ठीक है, ये लक्स किसकी इकाई है, इल्यूमिनेशन की है, ओम प्रतिरोध की इकाई है, ये सब याद रखना। चलो 3 पिन सर्किट में जो टर्मिनल होते हैं, लाइन टर्मिनल, वो हमेशा किधर लगाए जाते हैं, तो सर वो हमेशा दाएं हाथ साइड लगाए जाते हैं। ठीक है, किधर लगाए जाते हैं, दाएं हाथ साइड लगाए जाते हैं। सही है, इसको याद रखना, किधर लगते हैं, राइट हैंड साइड लगते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग चाहे इधर भी जोड़ देते हैं अपने स्विच बोर्ड में, मगर अधिकतर जो नियम कहता है वो किधर होना चाहिए, राइट हैंड साइड होने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, यानी संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है, तो फॉर्मूला देख लो, C बराबर ε0 A/d। यही है, क्या है, समानुपाती किसके। ठीक है, अगर ये मटेरियल ऑफ द मीडियम दिया होता इलेक्ट्रोलाइट तो ये भी सही होता। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट दिया होता, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि भरा गया है, तो ये भी सही हो जाता, जो कुछ अलग पदार्थ भरा गया है, मगर ऐसा नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, इंसुलेशन रेजिस्टेंस किस में होना चाहिए, सर मेगा ओम से तो कम नहीं होना चाहिए, कम से कम मेगा ओम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 मेगा ओम या उससे ऊपर होता है तो इंसुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, मेगा मतलब 10⁶। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, यानी जो वैद्युत मापक यंत्र है उसमें जो स्प्रिंग होती है जो कंट्रोल के लिए प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल होता है ना, हाँ सर स्प्रिंग कंट्रोल होता है, जिसको हम लोग बाल कमानी भी कहते हैं, हेयर स्प्रिंग, बाल कमानी, वो बने किसके होते हैं, सर वो बने होते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, किसके बने होते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं। सही है, याद रखना, टंगस्टन का तो फिलामेंट बना होता है। चलो अगला देखो,
द डायरेक्शन ऑफ अ सिंगल फैन मोटर कैन बी रिवर्स बाय, यानी आपको सिंगल फेज मोटर की या सिंगल फेज फैन मोटर की दिशा बदलनी है, तब क्या करेंगे। देखो, अगर 2 टर्मिनल बदल दोगे फेज और न्यूट्रल, तो कभी भी क्या होगा, दिशा नहीं बदलेगा, सेम दिशा में चलने लगेगा। उसको बदलने के लिए या तो तुम स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर रनिंग वाइंडिंग, इनमें से किसी एक को बदलोगे तब काम हो पाएगा। दोनों को इसमें भी दोनों को बदल दो, कोई फ़र्क नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या जिसको ऑक्सिलरी बोलते हो, रनिंग वाइंडिंग या जिसको मेन बोलते हो, इनमें से किन्हीं एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं। तब हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टी दिशा में घूमने लगेगा। सही है। चलो अगला देखो, ये क्या मापना है इससे, ये देखो क्वेश्चन पूछा है, विच टाइप ऑफ पावर मेजरमेंट बाय डन कैन बी डन बाय द डायग्राम कंडीशन, यानी इससे क्या करना है, पावर मापना है तो किस प्रकार के पावर को मापा जा सकता है इससे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं। अपैरेंट पावर बाय सिंगल फेज, अपैरेंट पावर ऑफ 3 फेज बाय सिस्टम, एक्टिव पावर बाय सिंगल फेज, अपैरेंट पावर। अच्छा देख लो यहाँ पे क्या दिखा है, ध्यान से देखना तब समझ में आएगा। लोड को सप्लाई दे रहे हैं, देख रहे हो, I1 I2 I3, ठीक है, यहाँ सप्लाई से लोड को पावर दिया जा रहा है। ठीक है, और कौन सा वाट मीटर है, एक वाट मीटर लगा नहीं, सिंगल वाट मीटर है। ठीक है, तो सिंगल जहाँ पे होगा वही सही होगा, देखो सिंगल तो सभी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मगर चूंकि ये लोड को करंट दे रहा है तो कौन सा पावर हो जाएगा मेरा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। मेन इसका ये एरो देखना था, I1 I2 I3, सही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्टिव पावर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ वाट मीटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द एक्टिव पावर इन 3 फेज सिस्टम एट लो पावर फैक्टर। अच्छा, जब लो पावर फैक्टर से मेजर करना है किसी पावर को, तो तुम्हारा जो वाट मीटर भी होगा वो क्या होगा, LPF होगा, यानी लो पावर फैक्टर वाट मीटर ही होगा। सही है, इसको याद रखना। विच टाइप ऑफ बैटरी इज रिलेटेड टू प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी मतलब एक बार जो चार्ज हो जाए दोबारा, यानी एक बार जो डिस्चार्ज है दोबारा तुम उसको चार्ज नहीं कर सकते। तुम्हारा जो लिथियम आयन बैटरी है वो भी क्या है, सेकेंडरी बैटरी है, क्योंकि लिथियम आयन मतलब जो तुम्हारे मोबाइल में लगा होता है चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। लेड एसिड भी चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है। मेटल हैलाइड भी जो है चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। एल्कलाइन जितने भी तुम्हारे वोल्टाइक हो गया, ड्राई सेल हो गया, लेग्लांचे हो गया, वोल्टेइक हो गया, ये सब तुम्हारे कौन से हैं, एल्कलाइन सेल में आते हैं, और ये कभी दोबारा चार्ज नहीं होते एक बार डिस्चार्ज हो गए तो। सही है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। हाँ, इन ए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर ईच यूनिट ऑफ डिस्क इज डिज़ाइन फॉर, पूछा है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो ईच यूनिट होती है डिस्क, यानी प्रत्येक जो डिस्क होता है किसके लिए डिज़ाइन होता है, तो सर 11 kV के लिए सबको पता है। ठीक है, मगर पता है क्या, ये फेज होती है, लाइन होती है, RMS होती है, तो सर ये जो वोल्टेज होती है हमारी क्या होती है, फेज वोल्टेज होती है। ठीक है, 11 kV जो होती है फेज वोल्टेज होती है। ठीक है, इसको याद रखना, 11 kV हमारी फेज वोल्टेज होती है, तो ये लाइन वोल्टेज नहीं होती, फेज वोल्टेज, इसलिए 11 kV फेज वोल्टेज कभी ऑप्शन दे तो उसको मारना। ठीक है, चलो अगर नहीं दिया तो 11 kV तो याद है। अगला देखो, द इलेक्ट्रोलाइट फॉर लेड एसिड बैटरी, कौन सा प्रयोग करते हो, तो सर लेड एसिड बैटरी में तो डाइल्यूट H2SO4 करते हो ना, डाइल्यूट H2SO4, सही है। अमोनियम क्लोराइड तो ड्राई सेल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखें, अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड किस में प्रयोग करते हैं, ड्राई सेल में प्रयोग किया जाता है। सही है, चलो इन स्टेप द वोल्टेज स्टेबलाइजर विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज फॉर रेगुलेशन द आउटपुट वोल्टेज, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जिससे हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी स्टेबलाइजर देखे हो कट कुट करके कम ज़्यादा वोल्टेज करते, तो उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उसमें लगा होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। कौन सा, सर ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर। एक वाइंडिंग होती है, कॉपर की बचत होती है, इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होता है प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग वैद्युतिक रूप से भी होता है और चुंबकीय रूप से भी होता है, इसलिए थोड़ी दक्षता अधिक हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो,
और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है बाबू। सेशन पसंद आया करो तो लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार हुआ करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल डीसी सप्लाई क्या क्या होता है। देखो न्यूट्रल बोला है, न्यूट्रल किसके लिए, डीसी के लिए। तो ग्रीन तो वैसे देखो किसके लिए होता है, अर्थ के लिए, मगर एसी के लिए। अगर जब न्यूट्रल बोला है, ठीक है, तो न्यूट्रल बॉल के लिए क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और रेड ब्लैक तो किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा। और वैसे ब्लैक देखोगे, देखो ये देखो रेड हो गया, ब्राउन तो होता नहीं है, रेड येलो ग्रीन, ठीक है। मगर यहाँ पर जब बोलेगा पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल की बात, तो रेड ब्लैक और ग्रीन होता है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डीसी के बाद बोला, अगर एसी में बोलता है तो ग्रीन अर्थ के लिए लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 3। चलो अच्छा ये हो गया यहाँ पे, इसको देखते हैं। तो आई होप बाबू आज का सेशन पसंद आया है, और सेशन पसंद आया तो उसको लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।